चलिए, तो आज हम लोग जो यूपीएससी के 2021 में जो पहला प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर, उसका कल्चर जो क्वेश्चंस कल्चर में आए, कल्चर सेक्शंस में आए, उसको देखेंगे। सोसाइटी में जो आया उसको देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने इतिहास को देखा होगा। इतिहास की व्याख्या, जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोगों ने, है ना, प्रयास किया कि वो उत्तर फॉर्मेट क्या होगा उसका, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग आज कल्चर और आर्ट एंड कल्चर और साथ ही साथ सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर का देखिए। पहला असल, और एक बात और भी है कि पिछली क्लास में मैंने भक्ति आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न करवाया था हिस्ट्री के सेक्शन में, तो वो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में आप रख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया तो आपके हिस्ट्री में है जीएस में, लेकिन मिडावल इंडिया नहीं है। तो बेसिकली मिडावल इंडिया पीटी में है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि भक्ति आंदोलन मिडावल इंडिया का था, तो बेसिकली वो कल्चर का पार्ट था। ठीक है, तो वो मैंने पिछली क्लास में कर दिया। जिनको कल्चर का वो सेक्शन देखना हो तो वो देख सकते हैं उस वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं जो आया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन से ही लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मुख्य धारा के ज्ञान और संस्कृति सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। ये 150 वर्ड में है और 10 मार्क्स। अच्छा, यदि 150 वर्ड में है तो आप 130 भी लिखेंगे तो खराब नहीं है, लेकिन अमूमन कम करने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा नहीं होती है प्रॉब्लम। तो मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे सर 10-12 वर्ड ज़्यादा ही हो जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम भी कर सकते हैं 10-15 वर्ड, और 10-15 बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मुख्य धारा के ज्ञान, ये जो मुख्य धारा है इसकी ज्ञान की बात की जा रही है, और संस्कृति की। ये मुख्य धारा के ज्ञान और संस्कृति, यदि हम लोग कीवर्ड्स पर आएंगे तो यहाँ पर कीवर्ड्स, यदि मैं इसको ए करूं तो ए का ज्ञान और संस्कृति बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि आदिवासी ज्ञान प्रणाली के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो किस प्रकार विशिष्ट है। बेसिकली आदिवासियों का बोला जा रहा है कि आदिवासियों का जो ज्ञान है वो मुख्य धारा के ज्ञान से किस प्रकार विशिष्ट है, इसका हम लोग क्या करना है, बेसिकली जांच करना है। ठीक है, तो मुख्य धारा का ज्ञान और संस्कृति मतलब, मुख्य धारा का ज्ञान और संस्कृति का मतलब क्या होगा? मुख्य धारा का ज्ञान और संस्कृति का मतलब ये कह रहे हैं गैर आदिवासी, है ना, गैर आदिवासी ज्ञान और संस्कृति की बात हो रही है। यहां पर गैर आदिवासी ज्ञान और संस्कृति की बात हो रही है, और ये आदिवासी जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति जो है वो किस प्रकार विशिष्ट, यही कर बताना है किस प्रकार यह विशिष्ट है, मतलब यूनिक है। यदि इसका इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जामिन द यूनिकनेस
of the tribal knowledge system when compared with the mainstream knowledge and cultural system. यहाँ पर बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी की जो यूनिकनेस है उसको हम लोगों को क्या करना है, उसको हम लोगों को कंपेयर करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि यदि मैं इंट्रो में कहूँ, परिचय में, इंट्रोडक्शन, यदि आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पहला पैराग्राफ में जरूर इंट्रो यानी एक परिचय दें कि किस प्रकार आदिवासी संस्कृति विशिष्ट है या क्यों विशिष्ट है। यदि विशिष्ट है तो क्यों विशिष्ट है, पहला पॉइंट है। क्योंकि ये बेसिकली बहुत आइसोलेटेड रहे हैं, यानी ये अलगाववादी हैं। ये मुख्य धारा से हमेशा अलगाव में रहे, आइसोलेटेड रहे, इसलिए इनकी संस्कृति क्या रही, विशिष्ट रही, थोड़ी सी यूनिकनेस बनी रही, ठीक है। तो इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आप पहला पैराग्राफ में है ना 20 से 30 वर्ड में, या तो 20 से 30 ज़्यादा हो जाता है तो 15 से 20 वर्ड में ये बताएं कि आखिर ये क्यों यूनिक है। क्योंकि आदिवासी संस्कृति बहुत लंबे समय काल तक क्या रहा, अलगाववाद का शिकार रहा है। बहुत लंबे समय काल तक वो आइसोलेटेड रहे हैं मुख्य धारा से, इसलिए उनकी संस्कृति क्या हुई, एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में उपजी, ठीक है। अब इसको जरा देखते हैं, मुख्य धारा की ज्ञान और संस्कृति क्या है। पहले इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मुख्य धारा की संस्कृति और ज्ञान क्या है, जरा इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, मैं एक साथ दिखाता हूं मुख्य धारा का ज्ञान और संस्कृति। प्रणालियाँ, बेसिकली क्या करना है, इनका प्रणालियों को देखना है। तो सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ इंट्रोडक्शन। सेकेंड पैराग्राफ में आप ये बताएं कि मुख्य धारा की ज्ञान और संस्कृतियाँ की प्रणालियाँ क्या है ना। तभी तो आप बता पाएंगे कि वो यूनिक है, तो उसकी यूनिकनेस क्या क्या है। तो मुख्य धारा का जो है पहला पॉइंट देखिए क्या है, ज्ञान और संस्कृति। यह बेसिकली विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है, यानी विज्ञान पर आधारित है, तर्क पर आधारित है ना। तो मुख्य धारा मतलब गैर आदिवासी, जो मैंने आपसे कहा बात कि जो हम लोग का मेन स्ट्रीम है, यदि कहा जाए तो वो साइंस पर बेस्ड है, तर्क पर बेस्ड है, कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात, इसमें हम लोग यह भी कह सकते हैं कि ये जो मुख्य धारा की जो ज्ञान और संस्कृति का जो विकास हुआ है, इसमें बहुत बड़ा रोल आपका स्कूल का भी है, स्कूल है और अन्य संस्थाएं भी हैं। अन्य संस्थाएं भी हैं। तो ज्ञान और संस्कृति देखा जाए तो मुख्य धारा की जो ज्ञान और संस्कृति है वो क्या है, वैज्ञानिकता पर आधारित है, यानी विज्ञान पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। स्कूल और अन्य संस्थाओं इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। फिर और भी चीज़ें इसी से निकलकर सामने आती हैं कि यह जो खासकर ज्ञान के संदर्भ में बात की जाए तो ये शोध पर आधारित है ना, शोध पर आधारित, ठीक है, शोध पर आधारित, ठीक है। वहीं और देखा जाए तो संस्कृति भी इसमें अटैच्ड है, तो इसके बारे में भी लिखना है कि कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा का ज्ञान और संस्कृति है इसमें आपको अलगाववाद दिखेगा, है ना, अलगाववाद। मतलब क्या हो गया है कि इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो पहले संबंध है, परंपरागत जो संबंध थे, अब वैसे नजर नहीं आएंगे। ट्राइबल सोसाइटी में समुदायवाद की भावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर समुदायवाद की भावना उतनी नहीं है। मुख्य धारा की जो ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियाँ हैं ये अलगाववाद पर आधारित है, ठीक है। ये अलगाववाद पर आधारित है, शोषणकारी भी है, ठीक है, शोषणकारी भी है, ये शोषणकारी भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसमें एक बात और भी है कि यहाँ पर क्या है कि इनकी संस्कृति जो है ये बेसिकली
इसमें मुख्य धारा की जो संस्कृति है इसमें चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये परमानेंट है। तो अभी हम लोग फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे? मुख्य धारा की जो ज्ञान और संस्कृतियाँ हैं इस पर क्या है, ये विज्ञान पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, स्कूल और अन्य संस्थाओं का इसमें योगदान है, शोध पर भी आधारित है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अलगाववादी होती है ना। फिर ये शोषणकारी भी है, इसमें हमेशा लगातार क्या होता है? चेंजेस होते रहता है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे कि इसमें बेसिकली ये इसमें मात्रा पर बल दिया जाता है न कि गुण पर, है ना। इसमें ये बेसिकली मात्राओं पर ज़्यादा बल देते हैं न कि गुण पर बल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड पैराग्राफ में, ये पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देंगे कि ये यूनिक है क्योंकि ये अलगाववादी थे। दूसरे पैराग्राफ में आप बताएं कि जो मुख्य धारा की ज्ञान और संस्कृति यानी गैर आदिवासी, उसकी प्रणाली क्या है, क्या आखिर किस पर बेस्ड है, ये बताएं। और अब देखेंगे हम लोग तीसरा पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी ज्ञान प्रणाली किस प्रकार विशिष्ट है इनसे। तो जरा इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड पैराग्राफ इसका बना लेंगे हम लोग, जो इसका मेन स्ट्रक्चर भी है उसको देखेंगे। थर्ड पैराग्राफ में जैसे आपने कहा आदिवासी संस्कृति किस प्रकार विशिष्ट। पहला बात, जहां देखिएगा, जहां यह बहुत ही, यहां पर मैंने बाकायदा ये कहा कि ये परिवर्तनवादी है ना, परिवर्तनवादी यानी चेंजेस होते रहते हैं मुख्य धारा की संस्कृति में। यहां पर जैसे इसका उल्टा है, ये अपरिवर्तनवादी है, क्योंकि ये बहुत ही आइसोलेटेड रहते हैं, अलगाववाद में रहते हैं, मतलब मुख्य धारा से इनका अलगाव। मैं यहाँ पर इनके समाज के बीच इनके अलगाव की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इनके समाज में तो समुदायवाद की भावना होती है, जो मुख्य धारा की जो संस्कृति है उनसे इनके अलगाव या इनकी दूरी इनको क्या बनाती है? अपरिवर्तनवादी, ठीक है। तो अलगाववाद मुख्य धारा से ये अपरिवर्तन है। आप देखेंगे कि उनकी संस्कृति लगभग आज भी वैसी ही है जैसा पहले चलता आया। दूसरा पॉइंट, अपरिवर्तन है तो आपको ये भी नज़र आएगा कि अभी भी दूसरी पॉइंट इसमें नज़र आएगा कि इनकी अपनी विशिष्ट लिपि भी है, स्क्रिप्ट भी है, और कुछ कुछ में तो अभी तक क्या है, लिपि है ही नहीं। तो कहीं कहीं कुछ कुछ आदिवासी समाज में आप देखेंगे, आदिवासी संस्कृति में देखेंगे कि अभी भी उनके पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो ये उनकी यूनिकनेस है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये विज्ञान और शोध पर आधारित है ना। इनके पास लिपि भी, आप इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है ये प्रकृतिवादी होते हैं, ठीक है। ये प्रकृतिवादी है, प्रकृति के ज़्यादा करीब है, प्रकृति को समझते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यह, एक पॉइंट याद रखेंगे कि यह सतत विकास में विश्वास रखते हैं। देखिए, जहां मुख्य धारा की संस्कृति विज्ञान पर आधारित हुई, तब जाकर उन्होंने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, जबकि ये लोग शुरू से क्या है, प्रकृतिवादी थे। इसलिए इनका विकास कैसा विकास रहा है, सतत विकास रहा है ना। आप बहुत कुछ सीख करके वहां तक पहुंचे हैं, ये सीख करके नहीं पहुंचे हैं। ये चूंकि प्रकृतिवादी थे, इसलिए ये ऑब्वियस था कि ये सतत विकास होगा ही। अगला पॉइंट है, ये समुदायवादी हैं, समुदाय में रहते हैं, यानी यहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच अलगाव नहीं है, लोग समुदाय में रहते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पर ज्ञान जो है यह विज्ञान पर आधारित या शोध पर आधारित नहीं है, बल्कि यहाँ ज्ञान जो है वो अनुभव पर आधारित है। अनुभव पर आधारित, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान जो है वह क्या है, अनुभव पर आधारित है, ठीक है।
तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये यूनिक है ना। ये अपरिवर्तनवादी हैं, इनके पास अपनी विशिष्ट लिपि होती है, प्रकृतिवादी हैं, सतत विकास है, समुदायवाद है, ज्ञान अनुभव पर आधारित है। ठीक है, कईयों के पास लिपि है, कईयों के पास लिपि नहीं है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, हम लोग एक 4th पैराग्राफ भी बनाइए तो अच्छा होगा, है ना। एक चौथा पैराग्राफ यदि बना सके तो ज़रूर बनाइए और ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो 4th पैरा जो है, 4th पैरा, यहाँ पर एक निष्कर्ष जरूर दें, निष्कर्ष जरूर दें, कंक्लूजन दें कि अब दोनों के बीच में क्या है, यानी मुख्य धारा और आदिवासी समाज, इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम नहीं कह सकते हैं कि इनकी संस्कृति प्योर यूनिक रही, है ना। आदिवासी समाज की संस्कृति प्योर यूनिक रही, अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुख्य धारा के कई तत्व क्या हुए, कई तत्व अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आदिवासी समाज ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये सोसाइटी से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस पर कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी। खासकर कोविड दौर में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो क्वेश्चन है गिग इकोनॉमी पर, और गिग इकोनॉमी ने किस प्रकार से वुमेन्स एम्पावरमेंट में अपनी एक भूमिका निभाई। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। कई बार हम लोग जब पेपर पढ़ते हैं तो कुछ मेन चीज़ों को जो घटित हो रहा है उस पर सरसरी निगाह देते हुए निकल जाते हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की होती है कि उसका विश्लेषण जरूर अच्छे तरीके से करना चाहिए। थोड़ा कम पढ़ें, लेकिन विश्लेषणात्मक शक्ति आनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पता चला कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से आ रहा है और हम उसे करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन लिख करके देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, गिग इकोनॉमी, है ना। गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण करें। यह प्रश्न आपका 10 मार्क्स का है, यानी इसे भी आप 150 वर्ड में ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर की पॉइंट या की वर्ड यदि कुछ है तो वो है आपका गिग इकोनॉमी, और इसको आपको कोरिलेट करना है महिलाओं के सशक्तिकरण में। ठीक है, तो यही दो बातें हैं, इस पर ध्यान देना होगा। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को ऐसे कहेंगे कि एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए आप बोलेंगे कि सर ये गिग इकोनॉमी क्या है, तो ये तो बड़ा लंबा सा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, एक अब इतने कम समय में क्योंकि हम लोग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ा सा देखा जाए तो बेसिकली गिग इकोनॉमी जो है ये ऐसी इकोनॉमी है, इकोनॉमी कहते हैं जिसमें रोजगार आंशिक होता है।
क्या होता है, आंशिक होता है या पद अस्थाई होता है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार फुल टाइम जॉब नहीं होता है, फुल टाइम जॉब नहीं होता है। गिग इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी कहते हैं जिसमें रोजगार, असल में हुआ क्या ना कि एक बहुत लंबी बहस छिड़ी भारत में कि भारत का जो ग्रोथ है वह जॉबलेस ग्रोथ को बताता है, ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ, अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, मैं इतने कम समय में इस बात को यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने रिवॉल्यूशन के सेकेंड चरण को प्राप्त नहीं किया कभी भी, जिसको आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। हम लोग सीधे एग्रीगेरियन सिस्टम से निकल करके सर्विस सेक्टर में आकर बैठ गए, और सर्विस सेक्टर आपको पता होना चाहिए कि जितने है ना ज़्यादा जॉब क्रिएशन वाला सेक्टर नहीं होता है। तो चलिए ये तो अलग बात है, लेकिन एक लंबी बहस ये थी कि जो भारत की इकोनॉमी दिनों दिन बढ़ते जा रही है लेकिन जॉब क्रिएशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसी पर एक नया बात छिड़ी कि भारत में गिग इकोनॉमी जॉब क्रिएट कर रहा है। गिग इकोनॉमी किसको बोलते हैं, तो उसी को मैं अभी समझा रहा था कि गिग इकोनॉमी उन सभी रोजगारों से संबंधित अर्थव्यवस्था को बोलते हैं जिसमें जो आंशिक प्रकार के होते हैं, जिसमें पद अस्थायी होता है, यानी फुल टाइम जॉब नहीं होता। जैसे मेरे पास 4 घंटा समय है और मैं सिर्फ 4 घंटा के लिए कहीं इंगेज होना चाहता हूं, कहीं पर अपनी सेवाएं देना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहा जाएगा, इसको आप गिग इकोनॉमी कह सकते हैं। वैसे गिग जो है ये बेसिकली संगीत जगत से लिया गया वर्ड है। जो पुराने म्यूजिशियंस होते थे उस वहाँ से ये वर्ड आया है, जिसमें क्या होता था कि म्यूजिशियंस जो होते थे, जैसे कि कहीं उसे कोई स्टेज परफॉर्मेंस देना है, 2 घंटे का परफॉर्मेंस है, तो 2 घंटे के लिए उसको बुलाया गया, उसने अपना परफॉर्मेंस दे दिया, अब आप उसको फुल पेमेंट देंगे, ठीक है। तो उसी से एक वर्ड आया है गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि ये बेसिकली मर्जी पर होता है, आप करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहें तो भी ठीक। आंशिक प्रकार है, पद स्थायी नहीं होता है। ये यहाँ गिग इकोनॉमी में क्या होता है, यदि कोई वर्क, मानिए कोई वर्क दिया गया, कोई काम दिया गया, कोई कंपनी है, मान लेते हैं कोई एक्स कंपनी है, उसने कुछ लोगों को रखा हुआ है, जैसे एक्स, वाई और जेड कुछ लोग हैं, उनको रखा है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर है, संविदा पर कुछ लोग हैं, या कुछ संविदा प्रणाली वाले लोग हैं, वहां से लोगों को लिया। तो ये लोग जो होते थे, यदि कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को लिया है या कुछ लोगों को सीधे हायर किया गया है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया, तो यदि कोई कंपनी ने कुछ लोगों को लिया है तो वह लोग, वह जो पर्सन है, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, यदि उसने अपना काम खत्म कर लिया, मान लेते हैं कि कुछ काम था, एक कोई काम था, मान लेते हैं एक ब्रिज है ना, कि एक जगह पर जा करके हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना था। मान लेते हैं कि मैं एक नई फैक्ट्री, शैम्पू की फैक्ट्री है, इस्टेब्लिश किया हूं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग आए और प्रमोशन करें, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, काम खत्म, अब आप चल जाएंगे, ठीक है। और आप भी कैसे इंगेज होंगे इसमें, आप भी पहले ही कह देते हैं कि भैया मैं इतना ही समय दे सकता हूं, ठीक। तो होता क्या है कि यहां पर वर्क बेस्ड होता है टाइम। गिग इकोनॉमी में वर्क बेस्ड टाइम होता है। यदि किसी का काम खत्म हो गया, जो भी काम आपको दिया गया था आप खत्म कर दिए, तो पर्टिकुलर व्यक्ति और कहीं जा सकता है और अपनी सेवाएं कहीं और दे सकता है, ठीक है। या तो उसी कंपनी में वो दोबारा काम कर सकता है, या वो कोई नई कंपनी भी पकड़ सकता है। ऐसा मेन में नहीं होता है। मेन इकोनॉमी में क्या होता है, यदि आप किसी कंपनी के साथ जुड़ गए तो उसी के साथ आपको पूरा फुल टाइम समय देना होगा, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है,
और ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद पेमेंट आपको मिलेगा। आपने काम पूरा कर दिया, जैसा परंपरागत कंपनियों में होता है कि 1 महीने के बाद आपको तनख्वाह मिलती है, वीकली मिलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये टाइम बेस नहीं होता है, ये वर्क बेस होता है। आपका काम खत्म, आपको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, यदि व्यक्ति चाहे तो अपने आप को 5 घंटे के लिए भी इंगेज कर सकता है, बोलेगा नहीं मैं अपनी सिर्फ 5 घंटे के लिए दूंगा, 8 घंटे भी दे सकता है, तो ये व्यक्ति पर स्वयं है। तो गिग इकोनॉमी को ध्यान से रखेंगे, ये रोजगार सृजन का एक नया फार्मूला आया है, एक नई संकल्पना आई है जो आंशिक प्रकार की है। फुल टाइम जॉब इसमें नहीं होता है और बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लोगों को लिया जाता है। जब काम खत्म तो आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी। यदि आप दोनों के बीच में संबंध अच्छे हैं तो आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, यदि आपको काम मिलता है तो। और गिग इकोनॉमी से ही संबंधित यदि मैं आपसे बात कहूँ, जैसे जोमैटो है, जोमैटो कंपनी है। कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा जोमैटो का ऑफिस कहाँ पर है। कोई एक लड़का है, उसने बोला कि तुम ज्वाइन करोगे, ज्वाइन कर लो। बोला हाँ भैया मेरे पास 4 घंटा समय, मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस ढंग से क्या होता है कि ये आगे बढ़ता चल जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, जोमैटो हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, फ्लिपकार्ट हो या मान लेते हैं कोई और कंपनी, मान लेते हैं अमेजन हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, या मान लेते हैं, 1 मिनट रुकिए मैं इसको सही से ही लिख देता हूँ, है ना। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मान लो ओला है ना, ओला हुआ, ऊबर हुआ, या जोमैटो है ना, या फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है, या बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं। ये लोग क्या करती हैं, ये लोग व्यक्तियों को हायर करती हैं या व्यक्ति वहां तक पहुंचता है और इनका काम इनका बेसिकली क्या होता है कि इनका केवल और केवल उतने समय तक ही ये उनके साथ में जुड़े होते हैं जब तक उनका काम है। ये फुल टाइम जॉब में नहीं रहते हैं। लेकिन चूंकि ये सारे काम आप देखेंगे इंसेंटिव बेस है, मतलब आप जितना काम करेंगे आप उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जैसे मान लो ओला वाला दिन भर घूमता रहे तो खूब पैसा उसको मिलेगा, ठीक है भैया। ऊबर वाला में भी वही है, जोमैटो वाला यदि डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है तो उसको खूब पैसा मिलेगा। फ्लिपकार्ट वाला एक लड़का है, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक इंसेंटिव दे रहा है, सॉरी डिलीवरी कर रहा है तो उसको खूब पैसा मिलेगा। तो ये क्या है, डिलीवरी बेस इंसेंटिव बेस होता है, यानी आप जितना ज़्यादा समय बिताइएगा आप उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर ये भी रूल है। तो ये कभी कभी बुरा भी होता है, मालूम है क्यों? देखिए, जैसे अब चूंकि इंसेंटिव बेस है, डिलीवरी बेस है, तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे धन ज़्यादा से ज़्यादा आप कमाएं। और जब आप धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे तो इससे क्या होगा, जरा बताइए। इससे होगा कि आपका स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, फिर अलगाववाद के शिकार होंगे, है ना, अलगाववाद के भी शिकार हो जाएंगे, मानसिक योगी भी बन सकते हैं। तो ये सब समस्याएं देखी जा रही हैं गिग इकोनॉमी में। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या को इस इकोनॉमी ने सहारा दिया, खासकर कोविड के दौर में। आपको पता होगा जिस समय कोविड का फर्स्ट दौर आया था उसी समय कई सारी कंपनियों को पंजाब गवर्नमेंट ने, है ना, फ्लिपकार्ट हो, सॉरी स्विगी हो, जोमैटो हो, इन सबको कहा कि आप आइए हमारे यहाँ और डिलीवरी कीजिए। तो अब यहाँ से उठ करके तो वो लेके नहीं जाएंगे, वहीं के लोगों को उन्होंने क्या किया, रोजगार दे दिया, ठीक है। तो इसको आप समझ रहे होंगे कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ये अस्थायी प्रकार के होते हैं, इसका नेचर क्या होता है, अस्थायी। ये कोई आंशिक होते हैं जब तक उनके पास समय, फुल टाइम जॉब ये नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है, काम बेस पर होता है, सॉरी एक्सक्यूज मी, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है, काम बेस पर होता है, काम खत्म तो आपका सेवाएं भी खत्म, आपकी मर्जी, आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी अभी समझना होगा। और मैंने कहा कि इन सबको आपको देख करके ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर गिग वर्कर आप किसको कहेंगे। ओला में काम करने वाले, ऊबर, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, इन सबको काम करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे, गिग वर्कर्स। तो आपको अब बताना है, देखो मैं पूरा गिग इकोनॉमी को यहाँ पर फिलहाल एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर मैं
पूरा एलोबरेट करना चाह रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं है। और इसमें भी एक चीज़ है, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा योग्यता है, आप बहुत कुशल श्रमिक है, आप बहुत स्किल्ड है, तो आपको गिग इकोनॉमी में आप बहुत आगे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अब हम लोग को देखना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में गिग इकोनॉमी का क्या रोल रहा। तो पहला पैराग्राफ में तो सिंपल सा आप फर्स्ट पैराग्राफ, चूंकि बहुत बड़ा बन जा रहा है, इसको बहुत छोटे में फर्स्ट पैराग्राफ में आप केवल एक परिचय देंगे, गिग इकोनॉमी का परिचय। ठीक है, जो आजकल चल रहा है, फिर इसमें साथ में कुछ आप एग्जाम्पल भी दे दीजिए कौन कौन सी कंपनियां आप देख रहे हैं गिग इकोनॉमी में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो इसका मेन पॉइंट है वह यह है कि ये कैसे सशक्तिकरण कर रहा है, जो सेकेंड पैराग्राफ होगा, सेकेंड पैरा, यानी विमेन एम्पावरमेंट में महिलाओं के सशक्तिकरण में इसकी क्या भूमिका है। देखिए, पहला सबसे बड़ी भूमिका है, इन्होंने क्या किया, एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया महिलाओं को। रोजगार सृजन का है ना, रोजगार सृजन में एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया, क्योंकि अभी तक उनको सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ के रूप में देखा जाता था। फिर और उनके पास बहुत सीमाएं थी, कुछ ही जॉब को वो एक्वायर कर सकती थी। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि उनके लिए नर्सिंग हुआ, टीचिंग हुआ, यही सब जॉब को आप समझ रहे थे, जो महिलावादी नारीवादी जॉब देखने से ही लगता है, जिसमें नारीत्व की भावना आपको ज़्यादा दिखती है। लेकिन गिग इकोनॉमी ने उससे अलग, इतर हट करके इकोनॉमी के एक नए मार्ग को भी प्रस्तुत किया। ठीक है, पहला पॉइंट, यानी वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया। इससे आपको लगता नहीं है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा। दूसरा पॉइंट बहुत बड़ी बात यह है कि जो रोजगार केवल पुरुष प्रधान माने जाते थे, इस भ्रम को भी तोड़ा और इस रूप में भी क्या हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट किया। जैसे ओला या उबर ड्राइवर के रूप में महिलाएं आजकल काम कर रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं उस परंपरागत सोच से इतर है कि महिलाएं ये नहीं, ये करती है, महिलाओं के लिए ये है, ये नहीं है। तो ये जो जेंडर, जो इक्वालिटी की बात की जा रही थी, जो इकोनॉमी में दिख नहीं रहा था, उसको अब कहीं न कहीं ये गिग इकोनॉमी ने प्रदान किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि एक तरह से कहा जाए कि पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी ये उभरा है ना। गिग इकोनॉमी क्या हुआ, एक फुल टाइम जॉब तो है नहीं, एक क्या है, पार्ट टाइम जॉब है। तो इसमें क्या होगा, हाउसवाइफ या मदर, ये लोग भी क्या होंगी, इसके साथ जुड़ेंगी। ठीक है, तो उसका भी विकास होगा, उससे भी एम्पावरमेंट बढ़ेगा, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब है, आपके पास जितना समय है आप उतना समय दे, जितना नहीं देना मत दीजिए। ठीक है, फिर देखिए एक पॉइंट इसी से बाहर निकला हुआ, इसी पार्ट टाइम जॉब से बाहर निकला, कोविड के दौर में खासकर वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम की भी संकल्पना आई है। तो कई सारे जो गिग वर्कर और गिग कंपनियां हैं वो बेसिकली इसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी रोजगार उन्होंने दिया है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आपको ये पता चलेगा कि फिफ्थ पॉइंट में खासकर टायर 1 और टायर 2 शहरों में महिलाओं को कई रोजगार प्रदान किए। अब देखिए, बड़े बड़े शहरों में
तो कम से कम इतना जरूर है कि महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका देखी गई है। और ये उसी से जुड़ा हुआ है, बहुत अलग तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला पॉइंट इसको ध्यान रखेंगे कि कैसे इनको ने महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका निभाई। अब देखिए एक बात समझिएगा कि लगभग गिग इकोनॉमी को यदि आपको थोड़ा देर के लिए समझा जाए कि लगभग अमेरिका माना जाता है कि 2020 के आसपास अमेरिका का टोटल जो वर्क फोर्स यानी जो श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति उसका 43% गिग वर्कर के रूप में ही है। तो गिग इकोनॉमी को बहुत है ना हल्के में मत लीजिए। यदि भारत कहता है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे तो शायद इसका बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। और ये अमेरिका को देख करके आपको लग रहा होगा ना, यूएसए में मैंने क्या कहा कि यूएसए में वर्क फोर्स का 43% गिग वर्कर के रूप में है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं 43% में क्या महिलाएं नहीं होंगी, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे। लेकिन परीक्षण कहता है, परीक्षण भी ध्यान में रखेंगे, ये भी कहता है। चलिए इम्पावरमेंट पर और महिला सशक्तिकरण पर तो बहुत चर्चाएं हम लोगों ने की, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसका एक दूसरा पहलू भी है, तभी तो परीक्षण हो पाएगा, नहीं तो परीक्षण भी नहीं हो पाएगा। दूसरा पहलू क्या है, देखिए दूसरा पहलू है कि जहां एक और इन लोगों ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया, वहीं कुछ क्या हुई है, सीमाएं भी हैं। सीमाएं कहिए या कमजोर पक्ष, कमजोर पक्ष लिमिटेशंस। जैसे पहला ये जो गिग वर्कर्स है ना, गिग वर्कर्स के लिए लॉ अभी तक नहीं बने हैं, कानून नहीं बने, तो इससे बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। दूसरा पॉइंट, इससे महिलाओं को भी प्रॉब्लम होता है। दूसरा पॉइंट है मातृत्व लाभ, इसमें आपको नहीं मिलेगा, यानी मैटरनिटी लीव टाइप की चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे भी एक प्रॉब्लम जनरेट होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट महिलाओं का, तीसरा सेक्सुअल हरासमेंट है ना, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं भी बढ़ रही है, चूंकि कोई लॉ नहीं है इनके लिए, गिग वर्कर के लिए, तो सेक्सुअल हरासमेंट भी आपका आप देखेंगे कि बढ़ रहा है। चौथा पॉइंट देखिएगा कि आप देखे होंगे कि जब कोविड अपने फुल फ्लेज में था तो इन वर्करों का काम बढ़ गया। माना जाता है इन वर्करों का काम 23% तक बढ़ गया, लेकिन पेमेंट जो है 20% डिक्रीज हो गया। मतलब वर्क बढ़ गया और पेमेंट घट गया। तो ये महिलाओं का सशक्तिकरण है या उनका शोषण है? तो ये शोषण बेसिकली सबका है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। चलिए और भी कुछ सीमाएं होंगी तो वो बात का विषय है, लेकिन हाँ आप चाहें तो इसको कंक्लूड जब कर रहे हो तो बाकायदा परीक्षण बोलता है तो बहुत सारी चीज़ों को देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको समझ, लॉ नहीं है, मातृत्व लाभ नहीं मिलेगा, सेक्सुअल हरासमेंट है, डिक्रीज बहुत ज़्यादा हो गया। और वैसे भी आजकल बहुत सारा है ना, आपको कहा गया कि इंसेंटिव बेस है, तो लोग क्या होते हैं, लोग ज़्यादा कमाने की चाह में लगे रहते हैं। इससे क्या होगा, परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। तो एक सीमाएं यहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरा देखते हैं ना। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का भारतीय समाज के सामाजिक मूल्यों से संबंधित है कि कैसे भारतीय समाज अपने सामाजिक मूल्यों को बनाए रखता है।
चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, वैसे ये लास्ट क्वेश्चन था इस बार का, लेकिन अभी और भी क्वेश्चंस हैं तो उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है। ठीक है, इस प्रश्न का दूसरा भाग भी है, ध्यान देंगे। दूसरा भाग है, इसमें होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करें। विवरण दे। याद रखेंगे ये 250 वर्ड का है, यानी ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 15 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि आप कीवर्ड में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्य जो है ना, बेसिकली मूल्य। यदि एकदम ठोस कीवर्ड पर आए तो ये भारतीय समाज के मूल्य की निरंतरता की बात करता है, और निरंतरता सेकेंड पॉइंट। और निरंतरता में ये नहीं पूछता है कि निरंतरता है तो बताइए क्या क्या निरंतर रहा, ऐसा नहीं। ये बोलता है कि निरंतरता को कैसे बनाए रखा। मूल्य मतलब वैल्यूज का मतलब जैसे कि आप बड़ों का सम्मान करते हैं, गुरु की आदर करते हैं, जो है ना, तो ये सब ढंग की चीजें जो आप समझ रहे हैं। मूल्य मतलब वैल्यूज, है ना। तो कैसे इन वैल्यूज को भारत बनाए रखा है, यानी कि भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी ने कैसे इन मूल्यों की निरंतरता को बनाए रखा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, पहला पैराग्राफ। और दूसरा पैराग्राफ, इसमें होने वाले परिवर्तन बताइए, थी सेकेंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग इसको देखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ कि निरंतरता को कैसे बनाए रखा। फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें जैसे ए पॉइंट में डालें। देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय समाज के जो पारंपरिक मूल्य है इसकी प्रकृति कैसी है ना, प्रकृति, तो प्रकृति जो है वह भौतिकवाद से प्रेरित नहीं है। भौतिकवाद से प्रेरित नहीं है, पहला पॉइंट तो ये है। यानी भारत में जो मूल्य है उसकी प्रकृति क्या है, आदर्शात्मक है, आइडियलिस्टिक है, न कि मेटलिस्टिक। और ये खुद ब खुद जवाब दे देता है जैसे ही आप बोलते हैं कि भारतीय समाज ने कैसे निरंतरता को बनाए रखा मूल्यों की, क्योंकि भारतीय समाज ने उन्हीं मूल्यों को अडॉप्ट किया, या भारतीय समाज की वही मूल्य हैं जो आदर्शात्मक है, उन्हीं मूल्यों को भारतीय समाज ने अडॉप्ट किया, भौतिकवाद को अडॉप्ट नहीं किया। देखिए भौतिकवाद क्षणिक होता है ना, भौतिकवाद क्षणिक होता है, जिसको आप, क्षणिक का मतलब जो कुछ दिन तो है उसके बाद वो गायब हो जाएगा। आज है कल नहीं, पैसा कोई जरूरी तो है नहीं कि आज आपके पास हो तो कल भी होगा ही, है ना।
तो ये बात समझना होगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो मूल्यों की प्रकृति है, सामाजिक मूल्यों की प्रकृति, वो क्या है, आदर्शात्मक है। इसलिए भी भारतीय समाज ने हमेशा निरंतरता को बनाए रखा। यदि ये भौतिकवाद से प्रेरित होता तो शायद ये खत्म हो जाता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी प्रकृति से निकलता है कि इसने जो हमारी मूल्य हैं, यानी कि जो भारतीय समाज के मूल्य हैं, उसका जो प्रकृति है वो व्यक्तिवादी नहीं है, समाजवादी है या सामाजिक या समुदायवादी है। देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे जो मूल्य थे ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग मूल्य होंगे, आपके लिए अलग मूल्य होंगे, किसी और के लिए अलग मूल्य होंगे। यदि ऐसा होता ना, तो जैसे भौतिकवाद क्षणिक होता है उसी ढंग से व्यक्तिवाद भी क्षणिक होता है। यदि मूल्य व्यक्तिवादी होते तो क्षणिक होता, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचते पहुंचते आधे मूल्य बीच में ही गायब नहीं। तो हमारे सामाजिक मूल्य इसलिए भी निरंतरता भारतीय समाज बनाए रखा क्योंकि मूल्य जो थे वो समुदायवादी हैं, समाजवादी हैं, तो और समाज से जुड़े हुए मूल्य हैं, ठीक है, न कि व्यक्ति से जुड़े हुए मूल्य हैं। इस कारण से भी भारतीय समाज ने अपने मूल्यों को बनाए रखा और उसकी निरंतरता को भी बनाए रखा। इसमें ये बात भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप चाहें तो पहला पैराग्राफ जहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि इसने निरंतरता कैसे बनाई हुई, उससे पहले आप एक छोटा सा इंट्रो भी दे सकते हैं, ठीक है, कि कैसे समझ सकते हैं कि आप फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, हड़प्पा सभ्यता से, मान लो हड़प्पा सभ्यता से आज तक, है ना, आज तक भारतीय समाज ने सामाजिक मूल्यों की निरंतरता को बनाए रखा है। तो एक मेरा कहने का मतलब हुआ कि यदि आप ऊपर में एक हल्का सा नहीं या ऐसा दीजिए कि भारतीय समाज की एक विशेषता रही है, भारतीय समाज की विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता से आज तक क्या हुआ, समाज ने अपने सामाजिक मूल्यों की निरंतरता को बनाए रखा। तो कैसे बनाए रखा, तो इसमें हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा। चलिए अब और थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं निरंतरता को बनाए रखने में। तो हम लोगों ने पॉइंट 1 पॉइंट बी पढ़ा, अब आते हैं पॉइंट सी। एक अजीब सी भारतीय समाज में कुछ चीज़ों को देखा गया कि भारतीय समाज ने कई सारे मूल्यों को, है ना, कई सारे मूल्यों को सामाजिक सच्चाई मान लिया या उसको सिद्धांत का रूप दे दिया या कहा जाए उसको नियम बना दिया। तो इस ढंग से भी भारतीय समाज ने सामाजिक मूल्यों को, निरंतरता को बनाए रखा। कैसे बनाया, उसको एक कोई भी मूल्य हो उसको एक सामाजिक सच्चाई का रूप दे दिया गया, सिद्धांत दे दिया गया कि ये नहीं करोगे तो ये सिद्धांत के विपरीत है। उसको क्या कर दिया गया, सामाजिक नियम का शक्ल दे दिया गया। तो ये एक विशिष्टता रही भारतीय समाज में, जिससे क्या हुआ कि निरंतरता बनी रही। एक पॉइंट और भी डाल सकते हैं हम लोग, डी। कई सारे मूल्यों को धर्म के साथ भी जोड़ दिया गया। देखिए, भारतीय समाज धर्म पर आधारित समाज है। धर्म में कुछ अच्छा चीज होगा तो समाज में दिखेगा, और धर्म बुरा होगा तो समाज भी बुरा दिखेगा। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही भारतीय लोगों की कि उन्होंने कई सारे मूल्यों को धर्म में पिरो दिया, यानी धर्म के साथ जोड़ दिया।
अब धर्म तो शाश्वत है, हमेशा रहेगा, तो उसी के अनुसार क्या हुआ, सामाजिक मूल्य भी क्या होंगे, शाश्वत बन गए। कई सामाजिक मूल्य आज भी चल रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ, उसको धर्म का अमली जामा पहना दिया गया। ठीक है, फिर और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे भारतीय समाज में मूल्य जो थे, मूल्य बेसिकली ग्रामीण समाज का महत्वपूर्ण विशेषता होती है, इसको ध्यान देंगे। ग्रामीण मूल्य जो होते हैं ग्रामीण समाज में आपको ज़्यादा नजर आएंगे। और भारतीय समाज, ग्रामीण समाज है ना, ग्रामीण समाज हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मूल्य हमेशा ग्रामीण समाज से अटैच्ड होते हैं। और हमारा जो ग्रामीण समाज है वो हमेशा से क्या रहा है, हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको इंटरफेरेंस नज़र नहीं आएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर लोग का आवाजाही ज़्यादा होती तो शायद मूल्य में परिवर्तन होता, लेकिन न ये लोग ज़्यादा बाहर गए, न यहाँ लोग बाहर से आए ग्रामीण समाज से, है ना। तो चूँकि ये आत्मनिर्भर था समाज, शुरू से भारतीय ग्रामीण समाज हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है। ठीक है, तो इसने भी निरंतरता को बनाए रखा। अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि कुछ और बातें भी कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, डी के बाद ये ई था, ई के बाद आते हैं एफ में देखेंगे भारतीय समाज की सहिष्णु प्रकृति, यानी टॉलरेंस। भारतीय समाज का जो टॉलरेंस नेचर था, इसने भी सहिष्णु जो प्रकृति थी भारतीय समाज की, कि सभी को एक साथ रखा जाए, सबका कोएग्जिस्टेंस की जो भावना है, सहअस्तित्व की भावना, हर सभी धर्मों का आदर, इसने भी क्या किया, भारतीय समाज में सामाजिक मूल्यों की निरंतरता को बनाए रखा। अगला पॉइंट है भारतीय समाज की विविधता, डाइवर्सिटी। देखिए, हम लोग इतने डाइवर्सिफाइड थे कि इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी, पहले तो इतना बड़ा देश, फिर उस देश में कई प्रकार के समाज, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, किन किन मूल्यों को आप बदल लोगे, है ना। तो इतनी डाइवर्सिटी थी कि उसको बदल पाना मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो इसको भी आपने समझा। अब देखते हैं, अगला पॉइंट पर आते हैं कि इसमें होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करें। तो ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड पैराग्राफ जो हम लोगों ने देखा, उस पर चर्चा करते हैं कि परिवर्तन आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं। जैसे इसमें ज़्यादा नहीं है बातें, है ना। जैसे परिवर्तन में पहला परिवर्तन है ना, परिवर्तन जैसे अंतर जातीय विवाह बढ़ रहा है, तो ये भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट, विधवाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार, यह भी एक परिवर्तन देखा गया। तीसरा, संयुक्त परिवार टूट गया, है ना। संयुक्त परिवार से एकल परिवार हो चुका है। ठीक है, एकल परिवार, हम दो और हमारे दो, है ना। पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, धीरे धीरे वो टूट गया, आगे बढ़ गया, है ना। देखिए, विवाह में देरी, है ना। विवाह अब बहुत ज़्यादा उम्र में लोगों का हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी देखना होगा। फिर लिविंग रिलेशनशिप,
एक नई कॉन्सेप्ट आई हुई है, बिना विवाह के व्यक्ति साथ में है। तो यह भी दिखाया जा रहा है क्या कि भारतीय समाज में जो चीज़ें बदल रही है उसको आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को लिखना है। इसको आप और भी लिख सकते हैं, आपका मन, लेकिन शब्द सीमाएं सीमित है तो उस हिसाब से आप डील करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जनसंख्या शिक्षा से संबंधित है, और यदि किसी ने इसको एकल रूप में समझ लिया तब वो प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि ये बहुयामी है ना, मल्टी डायमेंशनल है और इसको समझना होगा। ठीक है, कैसे मल्टी डायमेंशनल है पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, देखिए जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालें। ये 250 वर्ड का है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो इस बार आपके मेंस में आया है। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा की, यहाँ पर कीवर्ड सिर्फ ये है जनसंख्या शिक्षा। जिसने जनसंख्या शिक्षा को समझ लिया उसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनसंख्या शिक्षा को समझना है और इसके उद्देश्य की बात करना। तो भैया उद्देश्य तो तब ना बताइएगा जब आपको जनसंख्या शिक्षा के बारे में पता होगा। आपको लगता होगा सर जनसंख्या शिक्षा के बारे में क्या पॉइंट है, जैसे बहुत साधारण चीज़ है सर, जैसे मान लेते हैं है ना कि इसमें यह बताया जाएगा कि जनसंख्या को वो कम करना चाहिए, है ना, जनसंख्या कम करने की बात, ठीक है, इस पर शिक्षा होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि छोटा परिवार का महत्व समझाना, है ना, महत्व को समझाना समाज में। तो यहां पर ये बातें सब कोई जानता है कि जनसंख्या कम करने की बात या छोटा परिवार के महत्व को समझाना, ये इसका नैरो एक बहुत ही संकीर्ण परिभाषा होगी किसकी, जनसंख्या शिक्षा की। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ नहीं है। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों में इससे और भी बड़ी बड़ी बातें हैं। जरा देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो जरा देखिए, ये तीन बातें तो, ये दो बातें तो होंगी ही, साथ ही साथ कुछ बातें और भी, जैसे युवा पीढ़ी के बीच वैश्विक घटनाओं की समझ को विकसित करना। मतलब केवल यहीं तक ये सीमित नहीं है, इसमें यह भी है कि युवाओं के बीच वैश्विक घटनाओं की समझ को विकसित करना। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं वो यह है
कि जनसंख्या का पर्यावरण पर प्रभाव, यह भी इसका महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ अकाल मृत्यु, जन्म दर, एक मिनट, अकाल ऐसे कर लीजिए, अकाल तथा जन्म दर और मृत्यु दर के बीच कैसे संतुलन विकसित किया जाए। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कोई एक संकीर्ण संकल्पना नहीं है कि जनसंख्या और छोटा परिवार। युवा पीढ़ी में ये बातें कहा, जनसंख्या और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अकाल और जन्म दर, अकाल क्यों आते हैं इस पर भी रिसर्च करना, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए इस पर चर्चा करना। ठीक है। तीसरा अगला पॉइंट हो सकता है, एक ये पॉइंट भी आएगा, जैसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार, यह भी इसका उद्देश्य है। किसका? जनसंख्या शिक्षा का, कि लोगों के जीवन स्तर में कैसे सुधार किया जाए इस पर भी चर्चा की गई। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट भी सब इसी से रिलेटेड है, इस पर ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटी यही इससे संबंधित है कि कैसे जीवन स्तर को बढ़ाया जाए। इसमें आप यह भी कह सकते हैं कि इसमें जरूर चिकित्सा में सुधार जो इसी से संबंधित निकलता है, इसकी भी चर्चा है। ठीक है। चिकित्सा में सुधार। फिर अगला पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं जैविक कारकों का जनसंख्या पर प्रभाव, इसका भी आकलन करना, यह भी इसके उद्देश्य में है कि जैविक कारक का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, उसको या जनसंख्या पर, उसको भी देखना। तो यह एक समग्र रूप में आपने इस चीज को देखा कि क्या क्या है। ठीक है। तो और जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, वैसे ही जैसे ही आप इसको खोल कर पढ़ेंगे, वैसे ही आप तुरंत क्या हो जाएगा, उपाय तक आप पहुंच जाएंगे कि भारत सरकार कौन कौन से उपाय कर रही है इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, और ये बहुत ही सरल हो जाएगा। आप लोग को सब पता ही है ना। जैसे दिखाया जाए क्या उपाय हो सकते हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपने ये बता दिया कि उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो वैसे ही सेकेंड पैराग्राफ में यदि बोला जाए कि क्या है, तो देखिए पहला पॉइंट, उपाय क्या है, तो जनसंख्या शिक्षा को, है ना, पाठ्यक्रम में डाला गया है। यानी एक सब्जेक्ट बनाया गया, स्कूल में पढ़ाई होती, जनसंख्या ज़्यादा है तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। भारत सरकार जो है शिक्षा के माध्यम से क्या कर रहा है, उस चीज़ों को। फिर बहुत दिन पहले सरकार ने एक प्रोग्राम भी चलाया था, है ना, जैसे जिसको नियोजन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत छोटा परिवार, एक कैंपेगन चला था, छोटा परिवार एक सुखी परिवार, तो आप दे सकते हैं नियोजन कार्यक्रम, नियोजन, है ना। फिर भारत सरकार नियोजन में ही देखा जाए तो हो सकता है जैसे, है ना, गर्भ निरोधक गोलियां, उसको भारत फ्री में प्रोवाइड कराता है। ठीक है। सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में और विभिन्न विभिन्न तरीकों से
कैसे जनसंख्या पर कंट्रोल की जाए, उसकी शिक्षा भारत देता है, सरकार देती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला समझिए। इसमें जब आप देखते हैं कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार की जब बात होती है, गौर करें, तो जीवन स्तर कब सुधरेगा? जब गरीबी का अंत होगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो जो यूएनओ का है, ठीक है, चाहे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, जिसका जो यूएनओ के द्वारा लॉन्च किया गया था, दोनों ही जगह आपको भूखमरी से अंत की बात की गई है, दोनों ही जगह आपको, है ना, विभिन्न बीमारियों से अंत की बात की गई है, पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई। तो भारत उसका अंग बन करके, क्योंकि भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, तो भारत, है ना, चाहे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, भारत उसको प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहा, और इस ढंग से भारत लगा हुआ है लगातार कि उन चीज़ों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जनसंख्या का पर्यावरण पर मैंने कहा प्रभाव क्या है। तो भारत ने क्या किया है, पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए कई सारे भारत अभी काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कहा जाए कि मलिन बस्तियां जो हैं, उन्होंने कई पर्यावरणीय संकट को जन्म दिया, तो उससे भी निकला जा रहा है, वो भी भारत उपाय कर रहा है। ठीक है, उनके लिए बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे देखा जाए प्रधानमंत्री के द्वारा जीवन स्तर के सुधार में देखा जाए, जैसे जनधन खाता खोला जाना, सबको, सभी जनसंख्या के एक बहुत बड़े पार्ट का क्या हुआ, वित्तीय समावेशन किया गया। जैसे सबको आवास, तो स्लम एरिया का प्रॉब्लम भी दूर होगा, पर्यावरण समस्या भी इससे दूर होगी, जनसंख्या के लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, है ना। तो ये भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना, यह भी, है ना, इसमें 5 लाख रुपए तक का आपको मिलता है। फिर देखा जाए वृद्धों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स भारत सरकार चला रही। तो इस ढंग से जब आप ये बात समझ गए कि जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो खुद ब खुद आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं कि भारत सरकार कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, कौन कौन से उपाय भारत सरकार ने निकाले हैं उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने लगभग इसको कर लिया। अब हम लोग अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उसका सही विश्लेषण क्या होगा। ठीक है, नमस्कार।